दोस्तों, आप सभी का महामना की कामना के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और परंपरा का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों और परंपरा की तरफ। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और परंपरा को जानने से पहले हम साहित्य और इतिहास के शाब्दिक अर्थ को जानते हैं। साहित्य दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, साधन हित, अर्थात जिसमें सबका हित छुपा हो, और इतिहास भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, इति धन हास, जहाँ इति का अर्थ पूर्व से है और हास का अर्थ घटित हुआ से है, अर्थात पूर्व में घटित हुआ। अतः साहित्य के इतिहास में हम साहित्य के आदि और अंत के विकास से परिचित होते हैं। साथियों, अब हम साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों की तरफ चलते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों को हम दो भागों में बांटकर देखते हैं। पहला भाग सैद्धांतिक होता है और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक भाग में हम 5 बिंदुओं के माध्यम से सैद्धांतिक पद्धति को समझते हैं। तो आइए हम आपको सैद्धांतिक पद्धति का अध्ययन कराते हैं। सैद्धांतिक पद्धति को हम 5 बिंदुओं में बांटते हैं। पहला बिंदु वर्णानुक्रम पद्धति है। इस पद्धति में कवियों व लेखकों का परिचय उनके नाम के प्रथम अक्षर के क्रमानुसार दिया जाता है। इसे हम वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में कड़हप्पा, कबीर, केशवदास और कुंवर नारायण को एक साथ रखा जाता है, जबकि हम जानते हैं कड़हप्पा आदिकाल से संबंधित हैं, कबीर भक्तिकाल से संबंधित हैं, केशवदास रीतकाल से संबंधित हैं और कुंवर नारायण आधुनिक काल से संबंधित हैं। साथियों, इस पद्धति का अनुसरण गारसा दत्तासी व शिवसिंह सेगर ने अपने ग्रंथों में किया है। और हम अब आगे बढ़ते हुए दूसरी पद्धति का अध्ययन करते हैं। दूसरी पद्धति कालानुक्रम पद्धति है। इस पद्धति में कवियों व लेखकों का परिचय उनकी जन्मतिथि के अनुसार दिया जाता है। इसे कविवृत्त संग्रह कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस पद्धति का अनुसरण जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। साथियों, आप सभी मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम याद रखिएगा। साथियों, अब हम तीसरी पद्धति के रूप में वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करते हैं। इस पद्धति में इतिहासकार तथ्यों का संकलन कर उसे क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में विश्लेषित करता है। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। इस पद्धति का अनुसरण डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया है। यह विधि साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षा कोड लेखन के लिए अधिक उपयुक्त है। साथियों, अब हम चौथे विधि के रूप में विधेयवादी पद्धति का अध्ययन करते हैं। विधेयवादी पद्धति को कार्य कारण पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में साहित्य से समाज का संबंध स्थापित किया जाता है। इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों, जाति, वातावरण, क्षण विशेष के मूल्यांकन में किया जाता है। यह अभी तक की ज्ञात सभी पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति का अनुसरण किया है। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति में 5वीं पद्धति के रूप में हम नारीवादी पद्धति का अध्ययन करेंगे। इस पद्धति का उद्भव यूरोप में 1968 ईस्वी के आंदोलन के बाद होता है। इस पद्धति में इतिहास की प्रगतिवादी अवधारणा पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। इस पद्धति का अनुसरण सुमन राजे ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में किया है। साथियों, इन पद्धतियों के अतिरिक्त साहित्य इतिहास लेखन की कई आधुनिक पद्धतियां भी हैं, जिनमें रूपवादी, संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी, उत्तर आधुनिकतावादी प्रमुख हैं।
लेकिन अभी तक के ज्ञात इतिहास ग्रंथों में इन किन्हीं भी पद्धतियों का अनुसरण नहीं किया गया है। साथियों, अब हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के दूसरे भाग व्यवहारिक पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक पद्धतियों में सामग्री का संकलन, पूर्ववर्ती इतिहासकारों के ग्रंथ का चयन, कवि का चयन, मूल्यांकन और उसका प्रस्तुतिकरण निहित होता है। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की तरफ। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद से होता है। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत का श्रेय एक फ्रांसीसी विद्वान को जाता है। फ्रांसीसी विद्वान जिनका नाम गार्सा द तासी है। गार्सा द तासी ने 1839 ईस्वी में इस्तवार द ला लिटरेक्चर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में है और इस इतिहास ग्रंथ के दो भाग हैं, जिनमें प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में होता है, जबकि द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में होता है। उनके इतिहास ग्रंथ में 738 कवियों का जिक्र है, जिनमें 72 कवि हिंदी से हैं, बाकी शेष कवि उर्दू से हैं। उर्दू कवियों की संख्या अधिक होने का कारण मध्यकाल में फारसी भाषा का प्रमुख होने से है। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय मौलवी करीमुद्दीन को जाता है। मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में तज़किरा शुरा नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जहाँ तज़किरा का अर्थ जिक्र करने से है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कवियों को शामिल किया। उनके इतिहास ग्रंथ की भाषा उर्दू मिश्रित थी। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में तीसरा इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय महेश दत्त शुक्ल को जाता है। महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। उनका इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में चौथा ग्रंथ लिखने का श्रेय शिव सिंह सेगर को जाता है। शिव सिंह सेगर ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की। उनके इतिहास ग्रंथ में 875 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। शिव सिंह सेगर के इतिहास ग्रंथ का उपयोग परवर्ती इतिहासकारों ने भी सामग्री का उपयोग के लिए किया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में चौथा ग्रंथ लिखने का श्रेय शिव सिंह सेगर को जाता है। शिव सिंह सेगर ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। उनके इतिहास ग्रंथ में 875 कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं उनकी कविता के उदाहरण दिए गए हैं। साथियों, शिव सिंह सेगर के इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज का उपयोग परवर्ती इतिहासकारों ने उससे सामग्री लेने के रूप में किया है। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में पांचवा इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जो ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। उनका यह इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा है और यह इतिहास ग्रंथ 11 विभिन्न भागों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक एक भाग एक काल विशेष का सूचक है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त एवं अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने उनके इतिहास ग्रंथ को प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन, नामकरण तथा कवियों और लेखकों को कालक्रम की दृष्टि से वर्गीकृत किया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में छठा इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय
मिश्र बंधुओं को जाता है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। आप लोग इनका ध्यान रखिएगा, यह यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछा जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा 1913 ईस्वी में मिश्रबंध विनोद नामक ग्रंथ की रचना की जाती है, जो 4 भागों में प्रकाशित होता है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में होता है, जबकि उसके चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1914 ईस्वी में होता है। साथियों, मिश्र बंधुओं के इतिहास में 4591 कवियों के संबंध में विवरण मिलता है। इस मिश्र बंधुओं के इतिहास को हम कविवृत्त संग्रह भी कहते हैं। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में 8वां इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जो समस्त इतिहास ग्रंथों में मील का पत्थर साबित होता है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया और उसका नया नामकरण किया। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को अलग अलग कसौटी पर परखा। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास प्रवृत्तिमूलक इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के जीवन परिचय को उतना महत्व नहीं दिया जितना उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में 9वां इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट लिया और इसलिए उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को चारण काल कहा है। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में 10वां इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उन्होंने 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका एवं 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास तथा 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने इन तीनों ग्रंथों की रचना कर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में एक युगांतकारी परिवर्तन लाया। आचार्य द्विवेदी ने इतिहास लेखन की एक अलग परंपरा विकसित की। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धनाथ जैन को महत्व दिया। आचार्य द्विवेदी ने शुक्ल जी की आदिकाल की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा पराजित हिंदू जाति की निराशा का खंडन कर उसे आदिकाल की उत्पत्ति को परंपरा का स्वाभाविक विकास माना है। द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल का नामकरण दिया। द्विवेदी जी का इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में 11वां इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय शिवदान सिंह चौहान को जाता है। शिवदान सिंह चौहान ने 1954 ईस्वी में हिंदी साहित्य के 80 वर्ष नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। शिवदान सिंह चौहान एक प्रगतिवादी आलोचक हैं। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को प्रतिक्रियावादी करार कर खारिज कर दिया। वो इतिहास ग्रंथ की रचना प्रगतिवादी दृष्टिकोण से करना चाहते थे, परंतु वो इस दृष्टिकोण की रचना करने में सफल रहे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में 14वां इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय बच्चन सिंह को जाता है। बच्चन सिंह ने 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में स्वच्छंदतावाद को केंद्र में रखा। स्वच्छंदतावाद के पहले के काल को पूर्व स्वच्छंदतावाद और स्वच्छंदतावाद के बाद के काल को उत्तर स्वच्छंदतावाद में बांटा।
बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ में गद्य व पद्य दोनों का इतिहास लिखा। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू के कवियों को भी शामिल किया और नज़ीर अकबराबादी जैसे कवि को अपने इतिहास ग्रंथ में प्रमुखता दी। बच्चन सिंह का इतिहास रीतिकाल पर महत्वपूर्ण है। इस इतिहास ग्रंथ की भूमिका में बच्चन सिंह ने लिखा है कि शुक्ल जी का इतिहास पहला महत्वपूर्ण इतिहास है, जबकि दूसरा मेरा इतिहास है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में 15वां इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय सुमन राजे को जाता है। सुमन राजे जी ने 2000 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सुमन राजे पहली महिलाकार इतिहासकार लेखिका हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में स्त्री रचनाकारों को महत्व दिया है। उनका इतिहास दृष्टि नवजागरण की चेतना से प्रभावित है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में वैदिक काल से संबंधित स्त्री रचनाकार अपाला घोषा और भक्ति काल से संबंधित मीरा अंडाला तथा आधुनिक काल से संबंधित महादेवी शिवरानी सुभद्रा कुमारी चौहान को प्रमुखता से स्थान दिया है। साथियों, इस तरीके से हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में 1839 ईस्वी से 2000 तक हमने समस्त इतिहास ग्रंथों को जाना। अब हम आगे के वीडियो में काल विभाजन एवं नामकरण को जानेंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, धन्यवाद।